नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Four major islands of Japan are surrounded by an arc-shaped mountain range। तो जापान का मेनली 4 आइलैंड्स है जो कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा, और वो जो 4 आइलैंड्स है उसे एक आर्क शेप माउंटेन रेंज ने घेरा हुआ है। अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज एरिया इज माउंटेनियस। और जापान का जो एरिया है उसका टोटल एरिया का 75% एरिया में माउंटेन्स है। The geological structure of Japan composed of newly formed folded mountain is very complex। और ज़्यादातर जो माउंटेन्स है उनमें न्यूली फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन टाइप के माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। इट इज स्टिल इन अनस्टेबल कंडीशन। और ये जो फोल्डेड माउंटेन है वो अभी भी अनस्टेबल कंडीशन में है। ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज एग्जिस्ट इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ जापान। और जापान का जो माउंटेनियस एरिया है उसमें ज़्यादातर एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलते हैं जो कि अक्सर इरुप्ट होते रहते हैं। ड्यू टू सच इंस्टेबिलिटी एंड जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जापान वेरी ऑफन एक्सपीरियंसेस अर्थक्वेक। और जापान का जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, जापान में जिस तरह का एरिया है, जिस तरह से माउंटेनियस रीजन है जो कि फोल्डेड है, वो भी अनस्टेबल है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज रहते हैं, इन सारे चीज़ों से क्या होता है, जापान में अक्सर अर्थक्वेक देखने को मिलता है या फिर जापान में अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं। इन जनरल द फिजियोग्राफी ऑफ जापान इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। जापान का जो माउंटेनियस रीजन है उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, मतलब यूनिफॉर्म है। However, on the basis of certain minor differences, the physiography of Japan has been divided into 4 division। भले ही कुछ जगह सिमिलर हो लेकिन वहाँ पे भी कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। छोटा छोटा ही से डिफरेंस तो है, एक जगह का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दूसरा जगह का फिजिकल कैरेक्टर के साथ में मैच नहीं होता, तो कुछ तो अंतर होता है ना। तो उन सारे डिफरेंसेस को देखते हुए जापान का जो फिजियोग्राफी है, जापान का जो लैंड है, उसको अलग अलग भागों में भाग किया गया है, स्पेशली 4 डिवीजन में उसको डिवाइड किया गया है। तो जापान का कितना फिजिकल डिवीजन है ऐसा अगर पूछता है तो आंसर होगा कितना, 4। तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। दिस डिविजन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर रेस्पेक्टिविटी। तो नॉर्थ से लेके साउथ की ओर जितना भी है लैंड उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है उसको समझते हैं। पहला है नंबर 1 में है होक्काइडो रीजन, उसके बाद में आता है नंबर 2 में है द नॉर्थ ईस्टर्न जापान रीजन, 3 में है सेंट्रल जापान रीजन एंड 4 में है साउथ वेस्टर्न जापान रीजन। तो ये जो 4 रीजन है ये क्या है, जापान का फिजियोग्राफिक रीजन या फिर डिवीजन ऑफ फिजियोग्राफी। फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर जब किसी एक कंट्री को डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ दैट कंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो ये पढ़ा एक कौन सा देश का है, जापान का, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ जापान। Both the northeastern Japan region and southwestern Japan region are further divided from east to west as inner zone and outer zone। तो नॉर्थ ईस्टर्न जापान से लेके साउथ वेस्टर्न जापान का जितना भी एरिया है उसको फिर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए उसको डिवाइड किया गया इनर जोन और आउटर जोन के नाम पर। The western portion along the Japan Sea is known as inner zone and the eastern portion along the Pacific ओशन इज कॉल्ड आउटर जोन। यानी कि जापान सी का जो वेस्टर्न पार्ट में है उसे कहते हैं इनर जोन, और पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट में है उसे कहते हैं आउटर जोन। इसको याद रखिएगा। जापान सी का जो वेस्टर्न पार्ट में है उसे कहते हैं इनर जोन, और पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट में है उसे कहते हैं आउटर जोन। Moreover, the central Japan region is divided into the Fossa Magna and Kwanto Plain। और जापान का जो सेंट्रल पार्ट है उसे फोसा मैग्ना एंड क्वांटो प्लेन के नाम से डिवाइड किया गया है। Significantly, the country's temperature and amount of rainfall gradually decreases from south to the north। तो जब जापान के साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज का
प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जापान का जो साउदर्न पार्ट है उसमें रेनफॉल ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो रेनफॉल क्या होगा, धीरे धीरे से डिक्रीज होता है। तो साउथ में ज़्यादा रेनफॉल होता है और नॉर्थ की ओर क्या होगा, कम रेनफॉल होगा। कहाँ पे, जापान पे। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं होक्काइडो रीजन। द मेन आइलैंड होक्काइडो विच एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जापान कंप्राइजेज दिस रीजन। यानी कि होक्काइडो रीजन जो है वो है जापान का नॉर्दर्न पार्ट में। द लैंडफॉर्म ऑफ दिस रीजन इज माउंटेनियस। और होक्काइडो रीजन का जो लैंडफॉर्म है वो माउंटेनियस है, यानी कि माउंटेनियस में। द हाइट ऑफ द अचाहिडक पीक ऑफ द होक्काइडो माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस रीजन इज 2290 मीटर्स। तो इसको याद रखिएगा कि होक्काइडो माउंटेन रेंज में एक पीक है जिसका नाम है अचाहिडक पीक, और उसका हाइट जो है 2290 मीटर्स है। A number of extensive and available lowlands are found in the midst of these parallel mountain ranges। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे लैंड मिलेंगे, लो लैंड मिलेंगे जो कि क्या है, एलोवेबल है, फर्टाइल है। Amongst these the इशिकारी इफुतो प्लेन फॉर्म्ड बाय द इशिकारी रिवर इज नोटवर्थी। तो इशिकारी नदी से बनने वाला जो प्लेन है जिसका नाम है इशिकारी इफुतो, ये जो एरिया है वो कैसा है, फर्टाइल है। In addition, Sukushi and Konsen are two other significant plains of this region। तो सुकुशी और साथ ही कॉन्सेन जो है वो भी यहाँ के यानी कि होक्काइडो रीजन के दो महत्वपूर्ण प्लेन्स के नाम हैं। रिमार्केबली सुकुशी प्लेन इज एक्सटेंसिव अलॉन्ग विथ टेरेस। तो सुकुशी प्लेन जो है एक्सटेंसिव है, यानी कि बहुत एरिया कवर किया है और साथ ही टेरेस टाइप का है। On the other hand, the Konsen plain along the coast of Pacific Ocean is formed by accumulation of marine deposit। और साथ ही जो कॉन्सन प्लेन है वो मेराइन डेपोजिट्स यानी कि नदी का जो डेपोजिशन है उसके चलते बना हुआ एक प्लेन है। द कोस्टल एरियाज बीइंग समव्हाट अप एंड लो लैंड्स आर सुइटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एटसेट्रा। यहाँ का जो कोस्टल एरिया है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एटसेट्रा के लिए बहुत ही अच्छा है। सापोरो, खुशिरो, मुररन, असाहिगावा, हाकोडेट आर स्मॉल बट इम्पोर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस रीजन। तो यहाँ के होक्काइडो रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स है, सापारो, खुशिरो, मोररन एटसेट्रा। अब देखते हैं नंबर 2। द नॉर्थ ईस्ट जापान रीजन कंप्राइजेस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द होन्शु आइलैंड। और नॉर्थ ईस्ट जापान रीजन जो है वो होन्शु आइलैंड का नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। और द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दिस रीजन इज कैरेक्टरिस्टिकली मार्क्ड बाय न्यूमरस फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। और वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर क्या है, फोल्ड्स माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2 पैरेलल माउंटेन रेंजेस नेमली आओ एंड उत्सु लाई इन दिस रीजन। और इस रीजन में आपको 2 पैरेलल माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, एक का नाम है आओ, उत्सु। द हाइट्स ऑफ द पीक्स ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस वेरी बिटवीन 1500 to 2000 मीटर्स। और यहाँ के जो माउंटेन्स है उनके जो पीक्स है उनका जो हाइट है वो 1500 से लेके 2000 मीटर तक देखने को मिलता है। Coniferous trees of the mountains, volcanic peaks and lakes etc. have made the region attractive for the tourist। और इस रीजन में स्पेशली आपको कॉनिफेरस टाइप ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे माउंटेन्स में, वॉल्केनिक पीक्स देखने को मिलेंगे जहाँ से वॉल्केनो इरुप्ट होता है, और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं जिसके चलते क्या हुआ एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करता है, यानी कि यहाँ बहुत लोग एज ए टूरिस्ट आते हैं। The region along the Pacific Ocean of northeast Japan is separated from the region along the Japan Sea by a deep valley। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जापान रीजन का जो एरिया है उसमें आप 2 टुकड़ा समझ सकते हैं। एक साइड में है आपका जो पैसिफिक ओशन के आसपास का एरिया जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है जापान का वह, और बाकी जो एरिया है इसका वो अलग है, और वह अलग किसने क्रिएट किया है, जापान सी ने। टुवर्ड द ईस्ट ऑफ दिस वैली देयर लाई द किटाकामी प्लेट्यूज फॉर्म्ड बाय ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड अबुकुमा प्लेट्यू मेड बाय वोल्केनिक रॉक्स। अगर हम लोग इस रीजन का ईस्ट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को किटाकामी प्लेट्यू जो कि पुराने सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ, और साथ ही अबुकुमा प्लेट्यू जो कि वोल्केनिक रॉक से बना हुआ प्लेट्यूज भी देखने को मिलता है।
The coastal areas of the South Kitakami region is narrow and the highlands are divided by numerous rivers. और South Kitakami region का जो coastal area है वो छोटा है और साथ ही जो highlands है यहाँ पे बहुत सारे नदियाँ आपको देखने को मिलता है. As this coast has a descent due to earth movement, it becomes deep and broken. On the other hand, the coastal region of the northern Kitakami and Abukuma are plain with steep escarpment. और यहाँ का किटागामी और अबुकुमा का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कैसा है, प्लेन है. आओमोरी, अकिटा, मोरियोका, हचिनोहा, सेंडाई, कोरियामा एंड यामागुटा आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस रीजन. और यहाँ के इस रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ के नाम है आओमोरी, अकिता, मोरियोका एट्सेट्रा. यहाँ से एक दो सिटीज़ के नाम आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. चलते हैं नंबर 3 की ओर. सेंट्रल जापान रीजन. द सेंट्रल पार्ट ऑफ हॉन्शू आइलैंड इज नोन एज द सेंट्रल जापान. और हॉन्शू आइलैंड का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कहते हैं सेंट्रल जापान. इसको याद रखिएगा कि कौन सा आइलैंड का जो सेंट्रल पार्ट है उसे सेंट्रल जापान कहते हैं. तो आंसर होगा हॉन्शू आइलैंड. यानी कि हॉन्शू आइलैंड का जो सेंट्रल पार्ट है उसका दूसरा नाम है सेंट्रल जापान. हियर द हॉन्शू माउंटेन्स एंड सिकिटो मैरियाना माउंटेन रेंजेस फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट द हाईएस्ट माउंटेन रीजन ऑफ जापान. तो हॉन्शू माउंटेन्स और सिकिटो मैरियाना माउंटेन रेंज इसमें मिलने के चलते यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन रीजन ऑफ जापान बना. द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ इट टुवर्ड द ईस्ट इज नोन एज द हिडा माउंटेन. और इसका जो सबसे हाईएस्ट पोर्शन है ईस्ट साइड में इसे कहते हैं हिडा माउंटेन. ए रिवर वैली गिवन द नेम ऑफ फोसा मैग्ना हैज सेपरेटेड द माउंटेन रेंजेस. और आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा फोसा मैग्ना बोल के एक क्या है, रिवर वैली है जिसने इस माउंटेन को अलग किया है. टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द फोसा मैग्ना देयर लाइज द माउंट फुजी, द होली माउंटेन पीक ऑफ द जापानीज. और फोसा मैग्ना का साउथ डायरेक्शन में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट फुजी और इसे जापानीज होली माउंटेन पीक कहते हैं. तो आप लोग को याद रखना होगा कि माउंट फुजी कहाँ है. सबसे पहले तो वो याद रखिएगा, वो है जापान में, सेंट्रल जापान रीजन में. और सेंट्रल जापान किसे कहते हैं, तो हॉन्शू आइलैंड का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कहते हैं. यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापानीज लोग कौन सा माउंटेन पीक को होली मानते हैं, तो उसका आंसर होगा माउंट फुजी. दिस पीक इज कम्पोज्ड ऑफ लावा. और माउंट फुजी का जो पीक है और वहाँ पे बहुत सारे लावा निकलते रहते हैं. इट्स हाइट इज 3776 मीटर्स अबव द सी लेवल. और माउंट फुजी का हाइट है 3776 मीटर. तो इसका हाइट याद रखिएगा कि माउंट फुजी का हाइट कितना है, तो आपको याद रखना होगा आंसर है 3776 मीटर. क्वांटो प्लेन एंड नाबी प्लेन आर द टू इम्पोर्टेंट प्लेन्स ऑफ सेंट्रल जापान. और सेंट्रल जापान के दो प्लेन के नाम है यहाँ पे, क्वांटो प्लेन साथ ही नाबी प्लेन. तो इसको भी याद रख सकते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी है उसको आपको याद रखना होगा, बाकी तो एक कहानी की तरह उसको याद रखना होगा आपको. रनिंग थ्रू दिस रीजन द रिवर टोन एंड अदर्स हैव क्रिएटेड द फ्लड प्लेन्स व्हिच इज एक्सटेंडेड अप टू द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन. यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जैसे कि टोन, साथ ही बाकी नदियाँ भी हैं जिसके चलते एक फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा. सेंट्रल जापान से लेके आपको पैसिफिक ओशन तक का जो एरिया है उसमें बहुत सारे फ्लड प्लेन देखने को मिलेंगे. दिस रीजन इज वेरी सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. और ये फ्लड प्लेन जो है वह एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल है. योकोहामा, टोक्यो, नागोया एंड टोयामा आर द फेमस सिटीज ऑफ दिस रीजन. और सेंट्रल जापान रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज है योकोहामा, टोक्यो, नागोया, टोयामा एट्सेट्रा. तो इसको भी याद रखिएगा कि किसी भी आपको प्लेन दिया जाएगा, किसी भी एक फिजिकल डिवीजन दिया जाएगा और वो पूछा जाएगा कि वहाँ का एक सिटीज़ का नाम बताइए, या फिर एक सिटी दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन सा फिजिकल डिवीजन में. तो इस छोटे छोटे चीज़ को आपको याद रखना होगा. आजकल ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो जितना हो सके आपको हर पेज को पढ़ना है और वहाँ से प्रोबेबल जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको नोटबुक में लिखना है, तभी आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है. आप पढ़ेंगे 4th नंबर का. 4th में है साउथ वेस्ट जापान रीजन. द साउथ वेस्ट जापान रीजन कंप्राइजेज ऑफ द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हॉन्शू. और साउथ वेस्ट जापान रीजन जो है इसमें है
साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ होन्शु यानी कि होन्शु का साउथ वेस्ट पार्ट, साथ ही शिकोकू और कियासू आइलैंड भी इसमें शामिल है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ दिस रीजन इज़ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। और यहाँ पे जितने भी माउंटेन रेंजेस है तो जापान के सबसे लंबे माउंटेन रेंज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। Lying in the east-west direction, a fault has separated the coastal region of the Japan Sea from the region along the Pacific Ocean. यह रीजन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। जापान सी का जो कोस्टल रीजन है और पैसिफिक ओशन का जो कोस्टल रीजन है उसके बीच में एक फॉल्ट के चलते थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट जापान रीजन आर फॉर्म्ड बाय एंशिएंट रॉक। और ज़्यादातर एरिया जापान का जो साउथ वेस्ट एरिया है उसमें आपको एंशिएंट रॉक्स देखने को मिलते हैं, यानी कि साउथ वेस्ट पार्ट जो है जापान का वो एंशिएंट रॉक से बना हुआ है। द प्लेन्स नेमली कायोटो, नारा एंड बीवा एटसेट्रा हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम रिफ्ट वैलीज। कायोटा, नारा और बीवा साथ ही बहुत सारे प्लेन्स जो कि इस रीजन में है वो सारे रिफ्ट वैलीज के चलते बने हैं। The natural beauty created by a large number of island-shaped rocky hills and raft coasts is very attractive in this region. इस रीजन का जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रॉकी हिल्स साथ ही राफ्ट कोस्ट भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। The narrow valleys which have separated the mountain ranges extending up to the coast of Shigoku region have been transformed into fertile croplands through deposits of able rivers. यहाँ का जो छोटा जो वैली है जो कि माउंटेन रेंजेस को अलग करता है और जो शिकोकू कोस्ट तक फैला हुआ है, इस सभी से क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे एलुअल प्लेन्स देखने को मिलता है रिवर के पास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जापान के लिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इन सम प्लेसेस लार्ज डेल्टाज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय रिवर्स। और यहाँ पे कहीं कहीं पे रिवर्स में आपको डेल्टाज भी देखने को मिलता है। द डेल्टा ऑफ द योदो रिवर इन द स्टेट ऑफ ओसाका में भी मेंशन हियर। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि एक ऐसा डेल्टा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है जापान में, जो कि योदो रिवर ने क्रिएट किया गया है, और एक कौन से स्टेट में, ओसाका। द रीजन अलॉन्ग द पैसिफिक ओशन ऑफ साउथ वेस्ट जापान इज माउंटेनियस। तो जापान का साउथ वेस्ट पार्ट में जो कि पैसिफिक ओशन के सामने जितना भी एरिया है वो माउंटेनियस रीजन है। टुवर्ड्स इट्स साउथ खेशु एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरुप्शन। और इस फिजिकल डिवीजन का साउदर्न पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, साउथ खेशु बोल के जो जगह है वहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनिक इरुप्शन देखने को मिलता है। देयर सीम्स टू बी फ्यूअर प्लेन्स इन दिस रीजन। और यहाँ पे बहुत कम एरिया प्लेन एरिया है। द हाईलैंड एरियाज हैव फॉर्म्ड रिया कोस्ट लाइन इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ कियासू आइलैंड। तो यहाँ के जो आइलैंड है इनके चलते यहाँ पे रिया कोस्ट लाइन ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ कियासू आइलैंड बने हैं। एमंग द न्यूमेरियस टाउनशिप ऑफ दिस रीजन ओसाका, क्योट, कोबे, किटी, कियासू, हिरोशिमा, नागासाकी, कागोशिमा, कुमामोटो, ओकायामा एंड साकाई आर वेल नोन। साउथ वेस्ट जापान रीजन के कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिनमें से हिरोशिमा, नागासाकी दोनों याद रखने से होगा क्योंकि पहले इसमें एटम बम भी गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों अगर आप याद रखेंगे तो अगर पूछा जाएगा कि साउथ वेस्ट जापान रीजन के कुछ टाउन के नाम बताएं तो आप आसानी से हिरोशिमा और नागासाकी लिख सकते हैं।